स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार है ना, याद है आपको। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, और दूसरी चीज़ बताई थी आपको मैंने अणु भार। भार ये इसको द्रव्यमान भी कह देते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। इन जब दो टॉपिक्स को मैंने आपको समझाया था तो इनके साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर किसी भी परमाणु के परमाणुविक द्रव्यमान या अणु के आणविक द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम 1 ग्राम अणुभार या 1 ग्राम परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस है, इसका परमाणु भार कितना है 2, है ना, 2.016 यू में होता है इसका। लेकिन अगर इसको हम ग्राम में लिख दें तो 2.016 ग्राम, ये क्या हो गया, इसका 1 ग्राम अणु हो गया, ठीक है ना। 1 ग्राम अणु हो गया, ये बताया था ना, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपने पास जल है H2O का होता है कितना, 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक है, 1 ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18 यू। लेकिन अगर ग्राम में लिख दें तो हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या बन गया इसका 1 ग्राम अणु, ठीक है ना। ग्राम अणु एक साथ है, एक अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, आपको आगे तक हमेशा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट काम में आएगी। देखो मोल कॉन्सेप्ट में जो मेन चीज़ है वो है मोल। एक्चुअली क्या है कि SI यूनिट, ये IUP, ये नॉमेनक्लेचर की एक सिस्टम है, SI सिस्टम है। इस SI सिस्टम में अगर हम किसी पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करना चाहें तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई पदार्थ लाना है तो लीटर में लाना है, इतने लीटर दूध लाना है, या इतने ग्राम चीनी लानी है, या ग्राम किलोग्राम कुछ चीज़ में तो मेज़र करते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में हम किसी भी पदार्थ को मोल में मेज़र करते हैं, मोल, ठीक है ना, कि पदार्थ के कितने मोल हैं, ग्राम में नहीं कहेंगे, हम मोल में कहेंगे। तो इसलिए हमें मोल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल और सबसे सरल भाषा जो हमें बहुत आसानी से याद हो जाए वो यही है कि किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम अणु का भार, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा जाए नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु का भार कितना है, तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14 यू, तो इसका ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा 14 ग्राम, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु या ग्राम परमाणु भार को ही 1 मोल कहते हैं। समझ में आई ना चीज़, ठीक है ना। किसी पदार्थ के ग्राम परमाणु या ग्राम अणु भार को ही 1 मोल कहते हैं, ठीक है ना। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अपन एग्जाम्पल से, बहुत ईजी। जैसे मैंने ये आपको बता दिया H2 का मतलब 2.0 ग्राम, ठीक है ना। H2O का मतलब क्या बताया मैंने 18 ग्राम। परमाणविक द्रव्यमान अगर और आणविक द्रव्यमान अगर आपको याद रहेंगे बच्चों तो ये इजी, बहुत ईजी है, ठीक है ना। O2 का निकालना है हमें, ठीक है। ये मैं सब 1 मोल निकाल रही हूँ, सबका 1 मोल निकाल रही हूँ मैं। फिर अब जब हमें 1 मोल निकालना जाएगा तो फिर हम इनके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। O2 मीन्स 16 + 16 यानी कि 32 ग्राम। CO2 मीन्स कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 32, टोटल हो गया 44 ग्राम, ठीक है ना। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 60 यू, तो मोल हो गया 60 ग्राम, ठीक है। अमोनिया का होता है 17 यू, तो 1 मोल हो गया 17 ग्राम, ठीक है ना। HCl, इसका हमने निकाला था 36.5 यू, तो इसका मोल हो गया 36.5 ग्राम। H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98 यू, तो मोलर मास यानी 1 मोल का मास हो गया 98 ग्राम। समझ में आ गई ना चीज़, क्लियर हो रही है ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका होता है 100 यू, तो इसका 1 मोल हो गया 100 ग्राम। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, इसका जो अणु भार निकलता है वो होता है 180 यू। याद है ना बेटा, बच्चों निकाल के देखना बिल्कुल। देखो 6 C का होता है 12 6 72 हो गया। 12 हाइड्रोजन्स हैं तो 12 का 12 ही रहेगा। 6 ऑक्सीजन्स, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 6 96, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे हम तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 180, तो इसका 1 मोल कितना हो गया 180 ग्राम,
क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना चीज़। ठीक है, ऐसे हमसे कहा जाए चूना, लाइम, CaO का होता है 56, 40 तो इसका और 16 इसका, सम करेंगे तो 56 हो गया U, तो इसका 1 मोल कितना हो गया 56 ग्राम। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, इसका हमने निकाला था 40U, तो 1 मोल कितना हो गया 40 ग्राम, है ना। ठीक है, समझ में आ गई ना। सॉल्ट यानी कि NaCl, इसका हमने निकाला था 58.5U, तो 1 मोल कितना हो गया 58.5 ग्राम। समझ में गया जी। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे सरल कॉन्सेप्ट है ये, कि किसी भी परमाणु या अणु के भार को हम U की जगह ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसका 1 मोल होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ये 1 मोल के बराबर होगा। और हमसे अगर पूछ लिया जाए तो 2 मोल में कितना होगा, सिंपल सी चीज़, जब 1 मोल में इसके 180 ग्राम हैं तो 2 मोल में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 ग्राम। ग्लूकोज के लिए है केवल ये, ठीक है ना, केवल ग्लूकोज के लिए। अगर हमें मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकालना है 5 मोल, तो 5 मोल का मतलब 5 गुणा 100 यानी कि 500 ग्राम। समझ में आ गया चीज़। ठीक है ना, ये है मैथमेटिकल, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो परिभाषाएं हैं, इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो कई हैं। ठीक है ना, सबसे मेन परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी परमाणु या अणु का ग्राम में अगर हम भार लिखा दें, यानी कि हम कहें किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु के भार को ही हम उसका 1 मोल कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो हमने आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान की परिभाषाएं पढ़ी थी वो हमने कार्बन 12 के मानक को, कार्बन 12 को मानक मानते हुए पढ़ी थी। तो इसकी भी इसी के अकॉर्डिंग परिभाषा है कि किसी पदार्थ का वह भार जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर अणु हों वो मोल कहलाता है। ठीक है ना, बराबर अणु। देखो ये कॉन्सेप्ट को क्या चीज़ है, ये कार्बन परमाणु के अणु को कैसे गिनेंगे। देखो जैसे अपन ने सुना है ना दर्जन, डजन, है ना। दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब होता है 12। समझ में आ रही है चीज़, दर्जन का मतलब क्या होता है 12। ठीक है, अब मेरे पास देखो 12 सुई हैं, 12 केले हैं, 12 आलमारी हैं, ठीक है ना, 12 स्टूल्स हैं या 12 चेयर्स हैं। ठीक है ना, सबकी नंबर सेम है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, सबका नंबर सेम है तो हम सबके लिए तो कहेंगे हमारे पास सब 1-1 दर्जन है। ठीक है ना, अब जो 1-1 दर्जन चीज़ है उनका द्रव्यमान यानी कि भार बराबर हो ये ज़रूरी तो नहीं है। अब देखिए यहाँ 12 सुई हैं तो 1 दर्जन ही, लेकिन उनका भार बहुत कम होगा, है ना। और 12 अलमारी हैं तो उनका भार तो बहुत ज़्यादा होगा, वज़न बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, स्टूल और चेयर इनके वज़न भी बिल्कुल समान हो ज़रूरी नहीं है। 12 केले, इनका वज़न भी इनके किसी के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो जैसे हम कहते हैं ना दर्जन का मतलब 12 होता है, उसका 12 का मतलब दर्जन का संबंध केवल संख्या से है, वजन से नहीं है। बिल्कुल उसी तरह मोल का संबंध भी संख्या से है, और वो संख्या होती है, आपने पढ़ी है बच्चों 10th में, 6.023 इंटू 10⁻23। याद आई ये कौन सी संख्या थी, क्या कहते हैं इस संख्या को, बिल्कुल ठीक, इसे कहते हैं हम एवोगैड्रो नंबर यानी कि आवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको कहा कि दर्जन का मतलब 12 से है, वजन से नहीं है। 12 अगर कोई चीज़ है तो वो दर्जन है। ठीक है ना, उसी तरीके से किसी भी पदार्थ के इतने कणों का जो भी भार होगा वो हमेशा 1 मोल होगा। या हम कहें कि किसी भी पदार्थ के इतने कणों, आवोगाद्रो संख्या के बराबर कणों का जो भार होता है वो 1 मोल होता है। समझ में आई बात। देखो इसका मतलब क्या है, एक बार और समझते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन के 2 ग्राम का मतलब 1 मोल है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने कण होंगे, है ना। ठीक है, मैंने कहा एसिटिक अम्ल के 60 ग्राम का मतलब 1 मोल है, इसका मतलब एसिटिक अम्ल के 60 ग्राम में भी इतने ही अणु होंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मतलब 44 ग्राम है, इसका मतलब इसके 44 ग्राम में भी आवोगाद्रो संख्या के बराबर ही कण होंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम का मतलब 1 मोल है, तो इसके 100 ग्राम में भी कणों की संख्या यही होगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, ये ग्राम में मात्रा अलग अलग हो सकती है लेकिन सब में कणों की संख्या समान ही होगी, बिल्कुल दर्जन की तरह कि संख्या समान होगी, सबका वजन यानी कि मास अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो संख्या आई थी वो वहीं से निकाली थी हमने कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है, जो समस्थानिक है, उसके 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वो संख्या यही है। तो इतने कणों का भार ही आवोगाद्रो संख्या या कहें 1 मोल कहलाता है।
समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी चीज़, एसटीपी पर किसी पदार्थ के 22.4 लीटर के भार को 1 मोल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी ग्राम में हमने मात्राएं ली है ना, इनका एसटीपी कर दिया जाए। एसटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? एसटीपी का मतलब समझ लें आप, बहुत काम में आने वाली कॉन्सेप्ट है ये, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब मानक, यानी जो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। टेम्परेचर मतलब ताप, प्रेशर मतलब दाब। मानक ताप व दाब। मानक ताप हमेशा माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और मानक दाब हमेशा माना जाता है 1 वायुमंडलीय दाब। तो इतने ताप और इतने दाब पर जो आयतन होगा किसी भी गैस का, ठीक है ना, कि 1 मोल का, वो हमेशा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये है अपने पास H2SO4, H2SO4 के 98 ग्राम को अगर इस ताप और दाब पर लिया जाए तो इसका जो आयतन आएगा वो 22.4 लीटर आएगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम, केवल 2 ग्राम है हाइड्रोजन के, केवल हाइड्रोजन के 2 ग्राम को हम 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें और 1 वायुमंडल ताप तक ले जाएं, तो ये जो जितना आयतन घिरेगी वो हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। मोल का, 1 मोल का में कणों की संख्या हमेशा समान होती है, पदार्थ कोई भी हो। 1 मोल का एसटीपी पर आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है, चाहे वो पदार्थ कुछ भी हो, उसका भार कुछ भी हो। तो अगली अपनी परिभाषा हो गई कि एसटीपी पर किसी पदार्थ के 22.4 लीटर के भार को ही 1 मोल कहते हैं। और अंतिम परिभाषा जो भी समझाई थी मैंने आपको, कि किसी भी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 कणों का भार 1 मोल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ शब्दों को अपन समझ लेते हैं। अब यहाँ ये जो 22.4 लीटर लिया है ना हमने, ये कब था? जब एसटीपी थी, यानी कि मानक ताप और दाब था। तो इसको हम कहते हैं एसटीपी पर मोलर आयतन, ठीक है ना। मोलर आयतन, मोलर आयतन का मतलब क्या होता है? 1 मोल का आयतन वो हमेशा क्या होगा? 22.4 लीटर। कब होगा? जब एसटीपी होगी। यानी ताप और दाब 25 डिग्री सेल्सियस या 1 वायुमंडलीय दाब से कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका आयतन 22.4 लीटर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मोलर आयतन की वैल्यू क्या हो गई? 22.4 लीटर, ठीक है ना। ऐसे ये एक शब्द आया, एक संख्या आई है 6.02, इसको क्या कहते हैं हम? आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। इसको हम Na से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23 कण। ये अब अणु भी हो सकते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आयन का मतलब धनायन या ऋणायन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। और यहीं से एक शब्द और समझें आप, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। देखो मोलर मतलब मोल का, 1 मोल का। मोलर आयतन का मतलब था 1 मोल का आयतन। ऐसे ही मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है ना। जो हमने 1 मोल का ग्राम निकाला था ना, जैसे मैंने कहा हमसे पूछा जाए H2 के मोलर द्रव्यमान का मान बताइए, तो H2O के मोलर द्रव्यमान का मान कितना है? 2.0 ग्राम। यह जल का मोलर द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से। मोल द्रव्यमान का मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है ना। ये वेरी करेगा मैटर टू मैटर, सब्सटेंस टू सब्सटेंस। सब्सटेंस बदलेगा तो उसका मोलर द्रव्यमान भी बदल जाएगा। समझ में आ गई चीज़? इसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम देखते हैं अब, मोलों की संख्या। 1 मोल तो हमने देख लिया, मोलों की संख्या जो होगी उसको हम हमेशा स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये सब शब्द समझ में आ गए। अब देखिए इन सभी शब्दों का अब हम मोलों की संख्या से संबंध स्थापित करते हैं। देखें अब, देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? दिए गए द्रव्यमान से, ठीक है ना। दिए गए द्रव्यमान का मतलब क्या है? देखो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमें पूछा गया कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात
कीजिए, मोलों की संख्या। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखो कैसे ज्ञात करें। हमें क्या पता है, CO2 का मोलर द्रव्यमान। लिखने का तरीका है बेटा m और नीचे सब्स्टिट्यूट के रूप में लिख दिया हमने CO2। इसका मतलब होता है CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44 ग्राम। ठीक है ना। और दिया क्या है, दिया गया है दिया गया है W ग्राम। W कितने दिए गए हैं, 88 ग्राम। ठीक है ना, W दिया हुआ है और M ये होता है। तो बच्चों देखो, मोलों की संख्या बता सकते हो कितनी होगी। एक मोल में 44 ग्राम है, तो 88 ग्राम में कितने होंगे। बिल्कुल चूंकि से वाला सवाल करते हैं, चूंकि 44 ग्राम में उपस्थित हैं CO2 के 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/44। तो 88 ग्राम में कितने होंगे, 1/44 गुना 88। ठीक है, कितना आ गया, 2 मोल, है ना। 44 गुना 88। तो देखो इसको हमने जब सॉल्व किया तो क्या किया है, हमने क्या किया, 44 से डिवाइड किया 88। 88 क्या था यहाँ, ये क्या था, दिया गया भार। ठीक है ना। तो मोलों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n स्मॉल n से। स्मॉल n ये क्या हो गया, n बराबर हो गया दिया गया ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान। ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। दिए गए भार को हम हमेशा स्मॉल w से डिनोट करते हैं, मोलर द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला क्या बन गया, n = W/m। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है ना। पहली चीज़ समझ में आ गई कि दिए गए द्रव्यमान से हम मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। देखो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, हम अपन देखते हैं, देखिए ग्लूकोज के 5 मोलों का भार ज्ञात करो। ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, अब हमें सॉल्यूशन करना है। हमें दिया क्या है, दिया है हमें n बराबर 5 मोलों की संख्या दी है ना। ठीक है ना, n बराबर 5 दिया है। ज्ञात क्या करना है हमको, भार, यानी कि W हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, n = W/m। अब W ज्ञात करना है हमें, तो फॉर्मूला क्या बन गया, n × m। सिंपल सी चीज़। ठीक है ना। अब n तो हमें दिया हुआ है 5, m हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वैसे अपन न्यूमेरिकल याद होनी चाहिए, इसका 180 होता है। कैसे होता है भी बताया था मैंने आपको, 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6। क्यों किया, कार्बन का परमाणु भार 12 है, 6 है तो ये 6 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 6 = 96। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180। तो C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है ना। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, W ज्ञात करने के लिए n का मान कितना दिया हुआ है, 5, और m कितना हो गया, 180। ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़, कितना आ गया अपना, 900 ग्राम। समझ में आ गई चीज़। ठीक है, समझ में आ गई। ग्लूकोज, अगर हमें मोलों की संख्या दे रखी है तो हम भार ज्ञात कर सकते हैं, और भार दे रखा है तो मोलों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, और देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमोनिया के 68, ठीक है ना, 68 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। क्या पूछा गया है, हमें n पूछा गया है, मोलों की संख्या पूछी गई है ना। ठीक है, दिया क्या है, W कितना दिया है, 68 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, n = W/m। W तो दे दिया हमको 68। अब अमोनिया के लिए m का मान क्या होता है, अमोनिया n। अमोनिया के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 1 3 एकम 3 3 हो गया, +3 यानी कि 73। तो ये हो गया 73 ग्राम। तो 73 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है ना, कितना आ गया, 4 मोल। क्लियर।
ठीक है, पहली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, पहला संबंध हो गया। अब देखिए दूसरा संबंध देखते हैं हम। दूसरा संबंध हम निकालेंगे दिए गए आयतन एसटीपी पर, आयतन के आधार पर, दिए गए एसटीपी पर आयतन से, ठीक है ना। अब देखो मोलर आयतन कितना होता है, मोलर आयतन होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे हम, मोलों की संख्या बराबर होगा वी एस टी पी अपॉन 22.4 या वी एस टी पी, ये एम एल में होगा तो 22,400, ठीक है ना। वी एस टी पी का मतलब होता है एस टी पी पर दिया गया आयतन, समझ में आई बात। अगर लीटर में दिया गया है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे और मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 22,400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे H2O के एसटीपी पर 90 लीटर दिए गए हैं तो उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो वी एस टी पी कितना दिया है 90 लीटर, तो वी एस टी पी की जगह सीधा सीधा मान रख दें हम 22.4, तो क्या हो जाएगा N बराबर 90/22.4, ठीक है। ये लगभग आ जाएगा 4.01 मोल, समझ में आ गया ना चीज़, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं और CO2 गैस के 4 मोल का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करो, ठीक है। N बराबर क्या होता है VSTP बटे 22.4। अब N कितना दिया है हमको, यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 बराबर हो गया VSTP बटे 22.4, तो अपना VSTP कितना आ जाएगा 22.4 गुणा 4, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं अगला, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, तो n मोलों में कितनी संख्या होगी, n से गुणा कर दीजिए। ये हम उल्टा कहें तो मोलों की संख्या हो गई कणों की संख्या जो भी दी गई हो बटे आवोगाद्रो संख्या, तो जो भी अनुपात आएगा वो मोलों की संख्या यानी स्मॉल n को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो देखो इन 3 तरह की फॉर्मूलाज हमने देखे, इन 3 तरह से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, वो क्या है देखो, मोल कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़, ये है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हमने 3 तरीके से ज्ञात करना सीखा, दिए गए भार के आधार पे, दिए गए एसटीपी के आयतन के आधार पे और दिए गई कणों की संख्या के आधार पे। अगर हमें इन तीनों में से किसी से भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें किसी न किसी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। देखो ये मैंने एक तिराहा बनाया है, इस तिराहे पर आने का भी रास्ता है और जाने का भी रास्ता है। यहाँ पर भी देखो ये आने का रास्ता है, ये जाने का रास्ता है, यहाँ देखो आने का रास्ता है, ये जाने का रास्ता है। तो हमें कहीं से भी आना है तो आप देखोगे हमें न किसी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। अगर हमें दिए गए भार से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो m यानी कि मोलर द्रव्यमान से भाग लगाना पड़ेगा, n = W/m, ठीक है ना। इसी तरीके से दिए गए एसटीपी पर आयतन से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 22.4 से भाग लगाना पड़ेगा, VSTP/22.4। अगर हमें कणों की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें आवोगाद्रो संख्या से भाग लगाना पड़ेगा, n बराबर कणों की संख्या बटे Na, ठीक है ना। और अगर हमें मोलों की संख्या से इन तरफ कहीं भी जाना है तो हमें उन्हीं संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा जिनसे भाग लगाकर हम यहाँ तक आए थे, ठीक है। यानी मोलों की संख्या से हमें ग्राम निकालने हैं तो मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, मोलों की संख्या से एसटीपी पर आयतन निकालना है तो 22.4 लीटर का गुणा कर देंगे और मिलीलीटर में निकालना है तो 22,400 मिलीलीटर का भाग गुणा कर देंगे, ठीक है। मोलों की संख्या से कणों की संख्या निकालनी है तो आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये है मूल मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखते रहिए अपने अगले चैनल में हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।